वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन राजस्थान का विधानमंडल को लेकर चल रहे थे और अपन ने जो पिछले अनुच्छेदों की अगर बात की थी तो 182, 183, 184 और 185 ये थे विधान परिषद से रिलेटेड, विधान परिषद से संबंधित थे। और 181, 180, 179, 178, 78, 79, 80 ये किससे रिलेटेड थे? ये अपने थे विधान सभा से रिलेटेड थे, विधान सभा से। तो अब 186 अगला अनुच्छेद अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि अपन हर वीडियो में एक अनुच्छेद की ही बातें करेंगे। तो 186 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत क्या है? अध्यक्ष। अध्यक्ष किसके होते हैं? विधानसभा के होते हैं। और सभापति किसके होते हैं? विधान परिषद के होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्तों का उल्लेख। अपन जो पिछला जो वीडियो था पार्ट 4 था जिसके अंतर्गत अपन ने बात की थी कि 186 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके होंगे? विधान सभा के होंगे। और सभापति और उपसभापति किसके होंगे? विधान परिषद के होंगे। ये अपन ने बात की थी। और आज के वीडियो में फिर एक अनुच्छेद फिर नए की बात करते हैं। तो 187 अनुच्छेद 187 की बातें करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि विधानमंडल, विधानमंडल की जब हम बात करते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल होंगे। विधानमंडल, विधानमंडल का संचालन किस प्रकार से होगा? विधानमंडल का संचालन किस प्रकार से होगा? या विधानमंडल का कार्य संचालन जिसको कह सकते हैं, विधानमंडल का संचालन कह दो, चाहे कार्य संचालन कह दो, कार्य का संचालन। और सचिवालय, सचिवालय इसका उल्लेख कहां पर मिलता है हमें? अनुच्छेद 187 में मिलता है। आज के जो वीडियो है उसके अंतर्गत अपन एक अनुच्छेद की ही चर्चा करेंगे। तो पिछले अनुच्छेद में जो था पिछला वीडियो उसके अंतर्गत अपन ने बात की थी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्तों का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 186 में है। और अनुच्छेद 187 के अंतर्गत विधानमंडल का कार्य संचालन किस प्रकार किया जाता है? यानी विधानमंडल का मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों का कार्य संचालन कैसे किया जाता है। और सचिवालय का मतलब होता है सेक्रेटरीट, जो कि किसी भी कार्य संचालन का जो विधानसभा है उसका जो मतलब मुख्य कार्यपालिका का जो संबंध है वो सचिवालय से ही होता है। तो यही प्रशासन की धुरी अपन सचिवालय को कह सकते हैं। तो सचिवालय का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 186 के अंतर्गत है। तो ये अनुच्छेद की बात की। अब अपन वही लेकर चल रहे थे कि विधानसभा के अंतर्गत या विधानमंडल के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जिसके अंतर्गत शामिल होता है। तो अपन ने एक नया ट्रेंड जिस प्रकार से पूछा जाता है या आरपीएससी जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है इस हिसाब से अपन लेके चले थे। एक तो विधानसभा, विधानमंडल कह सकते हैं, विधानसभा ले लेंगे अपन, राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है। तो विधानसभा के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो जाता है? राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधानसभा, ये विधानमंडल के अंग है। किसके अंग है? विधानमंडल के। और अगर विधान परिषद है तो वो भी इसका अंग हो जाएगा, विधान परिषद। तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाते हैं? विधानमंडल बन जाते हैं। तो अपना जो अध्ययन का विषय है वो राज्यपाल को भी, और राजस्थान के अंतर्गत विधान परिषद एट प्रेजेंट है नहीं। तो अपन किसका अध्ययन करेंगे? राज्यपाल, विधानसभा। और इन सब को कनेक्ट करके, जैसे आपने राज्यपाल का अध्ययन किया तो राजस्थान में राज्यपाल की जैसे 40 तक संख्या हो चुकी है, 40-41 तक संख्या हो चुकी है। अगर आप उसको क्रम से याद करने की कोशिश करते हो तो आप किसी हालत में याद नहीं कर पाओगे। मुख्यमंत्रियों की संख्या भी 17-18 तक पहुंच चुकी है। आप उसको क्रम से याद करना चाहोगे तो आप 100% भूलने की पूरी संभावना रहेगी। तो अपन क्या चाहेंगे कि इस तरीके से अध्ययन करेंगे कि इन सब को एक साथ अध्ययन करेंगे। बहुत सी चीज़ें जो मुख्य है राजस्थान का जो विधानमंडल है जो चलता है पूरा सिस्टम, उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपन चाहेंगे कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री, जिस समय मुख्यमंत्री था उस समय राज्यपाल कौन सा था? राज्यपाल कौन सा था? उस समय हाईकोर्ट की क्या स्थिति थी? हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश कौन था? वो भी अपन इसी के साथ लेके चलेंगे, किस प्रकार कैसे उनका सर्जन हुआ, किस मुख्यमंत्री के टाइम में कौन सा मतलब जज रहा मुख्य न्यायालय का। और उसी समय अंतर्गत अगर बात करें तो आरपीएससी की क्या स्थिति रही? राजस्थान लोक सेवा आयोग में उसके अंतर्गत कौन शामिल था? ये भी अपन उसी के साथ अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, आरपीएससी, इन सबको एक साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ने की अपन कोशिश करेंगे कि जिससे ये याद रहने में सरल रहे। नहीं तो आप अगर सीधा सीधा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अध्ययन करते हो तो एक बड़ी लंबी सूची हो जाएगी और उस सूची में आप सही तरीके से याद नहीं रह पाएगा। परंतु जब आप यहाँ ये बात ध्यान में रखोगे कि उस समय मुख्यमंत्री ये था, ये राज्यपाल था, ये उस समय मतलब मुख्य न्यायाधीश था, ये व्यक्ति उसमें क्या है कि आरपीएससी का अध्यक्ष था, तो आपको याद रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो अपन ये चाहते हैं कि जब एक मुख्यमंत्री को लेकर चलेंगे तो उस समय की जो सारी स्थिति है, मुख्य सचिव, उसी के अंतर्गत मुख्य सचिव की भी बात कर लेंगे। मुख्य सचिव कौन था उस समय? तो ये सब बातें अपन इंटरकनेक्ट करेंगे, उनको एक दूसरे से जोड़ेंगे। यानी कि हीरालाल शास्त्री जो है वो पहले बनते हैं। सपोज करो अपन किस तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हीरालाल शास्त्री पहले जो है वो बनते हैं मनोनीत प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कह सकते हैं जिसको। उसी समय में राज्यपाल कौन था? राज्यपाल का पद नहीं था, उसमें राज प्रमुख का पद था। उसी समय में उच्च न्यायालय की क्या स्थिति थी? उसी समय में आरपीएससी का अध्यक्ष कौन बना था? उसी समय मुख्य सचिव कौन था? इन सब बातों को अपन जोड़ करके पढ़ेंगे। आगे आने वाले समय में जब मानवाधिकार शामिल हो जाएगा, राजस्थान मानवाधिकार परिषद जो है वो मतलब काउंसिल शामिल हो जाएगी, वही उसमें जोड़ लेंगे। महिला आयोग भी जोड़ लेंगे, और भी जैसे आयोग है जिसके अंतर्गत सूचना आयोग भी उसी के अंतर्गत इंटरकनेक्ट कर लेंगे कि जब मतलब मुख्यमंत्री गहलोत थे तो सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन था, मुख्यमंत्री कौन था। सारी चीज़ें इस प्रकार जोड़ करके अपन अध्ययन करेंगे तो उससे क्या है कि याद रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और अगर भूल भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ याद 100% आएगा। तो इस प्रकार इंटरकनेक्ट करके अपन पढ़ने की जो कोशिश अपन कर रहे हैं उसी के का जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत अपन ने बात कर चुके हैं कि राजस्थान का जो सबसे पहले राज प्रमुख के बारे में अपन बात कर चुके हैं। राज प्रमुख के बारे में बात अपन ने की थी। और मुख्यमंत्री जो अपन कह सकते हैं मनोनीत प्रधानमंत्री पहला हीरालाल शास्त्री के बारे में भी अपन पूर्णतः अध्ययन कर चुके हैं कि मुख्य सारे फैक्ट थे वो अपन ने शामिल करने की कोशिश की थी। अब उसी के कड़ी के अंतर्गत आगे अपन बातें करते हैं। और एक अनुच्छेद अपन दिल्ली लेके चल ही रहे हैं। सबसे पहले अपने अनुच्छेद की बात की थी पिछले 4 वीडियो के अंतर्गत। अब अगर अपन और आगे बात करते हैं कि किस तरीके से इनको जोड़ करके आगे किस तरीके से जोड़ेंगे, तो पूरी राज व्यवस्था से अपन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत पहले राजशाही थी, और जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले भी क्या था कि प्रजामंडल आंदोलन सक्रिय हो गए थे। हर रियासत अलग अलग थी और उसमें राजस्थान के अंतर्गत लगभग 19 रियासतें थी। जब भारत आज़ाद हुआ और राजस्थान गठन का प्रयास जब स्टार्ट किया गया तो उससे पहले क्या है कि सब जगह राजतंत्र था। और राजतंत्र में क्या था कि उत्तरदायी शासन के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन किए गए, और प्रजामंडल के जब आंदोलन हुए तो जो राजा थे उनको मजबूर होकर के जनता की बात को मानना पड़ा और फिर उत्तरदायी शासन की वहाँ पर स्थापना करनी पड़ी। तो फिर क्या है कि जो ये कड़ी थी उसी के अंतर्गत राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, प्लस 3 ठिकाने थे, प्लस 3 ठिकाने थे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो राजस्थान में क्या था? राजशाही थी। और 1857 की क्रांति होती है, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 1857 की क्रांति होती है। उससे पहले तो राजतंत्र बहुत निकृष्ट अवस्था में था। उसके बाद में जन जागृति स्टार्ट होती है, और फिर क्या है कि राजस्थान के अंतर्गत अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती का जन जागृति में बहुत बड़ा योगदान रहता है। दयानंद सरस्वती उनका मुख्य कार्य क्षेत्र भी राजस्थान रहा था, राजस्थान और गुजरात, जिसके अंतर्गत राजस्थान में ये सक्रिय रहे थे। राजा महाराजाओं को भी उन्होंने अपना जो
था उससे बहुत प्रभावित किया था। और जन जागृति की दिशा में राजस्थान में दयानंद सरस्वती का एक बड़ा योगदान अपन कह सकते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद स्थिति बदली और लोगों को अपने अधिकारों के लिए जानने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उसी समय दयानंद सरस्वती आए और बहुत से समाज सुधारक, इनका जो आर्य समाज था उन्होंने बड़ी परिवर्तन लाने की, उनका जो आर्य समाज था उन्होंने एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित किया था। ये अपने को ध्यान में रखना है दयानंद सरस्वती के। और उसके बाद में जागृति स्टार्ट हुई और उसके बाद में प्रजामंडल आंदोलन स्टार्ट होते हैं। जो हर रियासत थी उसके अंतर्गत प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। प्रजामंडल की स्थापना की जाती है तो जन जागृति अपने चरम पर पहुंचती है और स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो जो इसका स्वरूप था अखिल भारतीय स्वरूप पर तो जो रहे थे सक्रिय, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह चला था, रियासतों में भी प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन और जो भी आंदोलन हुए थे मुख्य रूप से राष्ट्रीय लेवल के, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से प्रजामंडल से क्या हो जाता है कि विधानमंडल जिसको अपन कह सकते हैं, जिसको राजतंत्र से छोड़ करके जो प्रजातंत्र का शासन है वो स्टार्ट होने की शुरुआत, नींव वहाँ से लग जाती है। तो राजस्थान में अगर प्रजामंडल की मतलब सक्रिय रहती है और फिर उसके बाद में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है। प्रजामंडल की छत्रछाया में राजाओं द्वारा उत्तरदायी शासन का मतलब हो गया जनता के प्रति जवाबदेही जिनकी बनती है, जो जनता से चुनकर आते हैं, वो उत्तरदायी शासन की स्थापना भी राजस्थान में बहुत सी रियासतों के अंतर्गत स्टार्ट होती है। और उत्तरदायी शासन की शासन जब स्टार्ट होता है तभी से राजस्थान का निर्माण स्टार्ट होता है। अगर राजस्थान के निर्माण की बात करें तो राजस्थान निर्माण ही प्रजातंत्र का एक अंग है। जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से उभर कर आती है और प्रजातंत्र ही तो विधानमंडल है। प्रजातंत्र में ही विधानमंडल होता है, वरना दूसरा जो मतलब विधानमंडल होता है उसके अंतर्गत जनता की भागीदारी नहीं होती है। तो अपन जब राजस्थान में प्रजामंडल की बात करते हैं या प्रजातंत्र की जो शुरुआत होती है वो राजस्थान के निर्माण से स्टार्ट हो जाती है। तो राजस्थान निर्माण से अपन मान सकते हैं कि विधानमंडल या प्रधानमंत्री जिस प्रकार से पद आम जनता से निकल करके आए, राजशाही समाप्त हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का जो जुड़ाव होता है या राजस्थान किस तरीके से बनता है। तो राजस्थान निर्माण की बात करें तो प्रथम चरण की अपन बात करते हैं। चौथा चरण के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। चौथा चरण अपन ने पढ़ा था कि 3 चरण पहले वाले जो है उसके अंतर्गत 4 बड़ी रियासतें शामिल होती है और एक ठिकाना शामिल होता है। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण हो जाता है और वहां से राजस्थान का एक बड़ी शुरुआत मानी जाती है। परंतु उससे पहले भी प्रथम चरण में राजस्थान के निर्माण की स्टार्टिंग कहां से होती है वो अगर बात करते हैं तो प्रथम चरण के अंतर्गत अपने पास राजस्थान के निर्माण की जो शुरुआत होती है उसके अंतर्गत किसका गठन किया जाता है? मत्स्य संघ का गठन किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रथम चरण के अपने पास कौन सा आता है? राजस्थान निर्माण के अंतर्गत प्रथम चरण में किसका गठन किया जाता है? मत्स्य संघ का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 18 मार्च 1948 को किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी रियासतें शामिल होती है? अगर बात करें तो 4 रियासतें शामिल होती है मत्स्य संघ के अंतर्गत। 4 रियासतें सम्मिलित होती है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 रियासतें प्रथम चरण के अंतर्गत शामिल होती है। 4 रियासतें जहां से राजस्थान में प्रजातंत्र की शुरुआत होती है और राजस्थान निर्माण का जो पहला चरण है वो कौन सा है? मत्स्य संघ है। कब इसका निर्माण होता है? 18 मार्च 1948 को इसका निर्माण होता है। कौन कौन सी रियासतें शामिल होती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 4 रियासतें शामिल होती है। और इसको मत्स्य संघ नाम क्यों दिया गया? जैसे राजस्थान का ये जो वाला क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला, करौली, ये प्राचीन समय में मत्स्य जनपद कहलाता था। महाजनपद का जो युग था उसके अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र था वो मत्स्य क्षेत्र कहलाता था। इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या दिया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मत्स्य संघ कहा गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। इसके अंदर मत्स्य संघ के अंतर्गत क्या था? एक ठिकाना था। एक ठिकाना कौन सा था? नीमराणा
अलवर मुख्य रूप से इसमें ठिकाना था। आज भी अलवर और भरतपुर है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, एनसीआर में आते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और नीमराना एक औद्योगिक केंद्र के रूप में आज के समय में उभर रहा है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये ठिकाना था। तो मत्स्य संघ के अंतर्गत इस प्रकार से था। और इसका जो गठन कब किया गया? 18 मार्च 1948 को किया गया। अब इसकी राजधानी किसको बनाएगी? ये एक प्रकार से उस समय क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में 500 से प्लस रियासतें थी। तो राजस्थान और जो मतलब भारत का गृह मंत्रालय था, जिसके जो थे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि कोई भी रियासत अपने आप में एक क्या है कि विशेष स्थिति के बाद ही स्वतंत्र रह पाएगी। तो उन्होंने कहा कि एक तो क्षेत्र और एक जनसंख्या और फिर एक उसकी आमदनी कितनी है। तो फिर क्या है कि वो कंडीशन अगर पूरी होगी वही रियासतें अपने आप का स्वतंत्र अस्तित्व रख पाएगी, नहीं तो उनको किसी न किसी राज्य के अंतर्गत शामिल होना होगा। तो फिर क्या है कि इसी कड़ी के अंतर्गत राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो जो वो बात पूरी नहीं कर पा रही थी वो थी लगभग सारी रियासतें, 4 रियासतों को छोड़कर जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और अपने पास कौन सी थी? जोधपुर। 4 रियासतें बड़ी थी, वो उस कंडीशन को पूरी करती थी, बाकी सब की सब छोटी रियासतें थी। तो फिर इन्होंने सोचा कि हम अपने राज्य का निर्माण करने के लिए वो फिर क्या कि आपस में जुड़ना स्टार्ट हुए। तो उसका प्रथम चरण क्या था? मत्स्य संघ था, जिसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के शासक सहमत हुए और उन्होंने मत्स्य संघ का गठन किया। 4 रियासतें शामिल हुई और एक ठिकाना शामिल हुआ। ये अपने आप से एक राज्य की भूमिका के रूप में लेकर के चले थे। तो यहाँ पर इसकी राजधानी कौन सी रखी गई? मत्स्य संघ एक प्रकार का स्टेट बनाया था उन्होंने। राजधानी, इसकी राजधानी इन्होंने रखी थी अलवर। इसकी राजधानी कौन सी रखी थी? अलवर रखी थी। और जिसको अपन कह सकते हैं कि एक एज राज्यपाल, राज प्रमुख का पद स्थापित किया गया था। राज प्रमुख के रूप में किसने स्थान ग्रहण किया था? उदयभान सिंह ने। किसने ग्रहण किया था? उदयभान सिंह। ये धौलपुर के अंतिम शासक मान सकते हैं अपन, धौलपुर के उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करते हैं कि उसी समय जब ये हुआ तो जो राजा थे उनको तो राज प्रमुख बनाया गया, और जो प्रजा के रूप में जिसको स्थान मिला हुआ था प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? ये अपने को ध्यान में रखना है कि शोभाराम कुमावत। तो मत्स्य संघ का गठन होता है, अलवर उसकी राजधानी बनाई जाती है, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे उनको बनाया जाता है, और प्रधानमंत्री जनता के रूप में जो उभर कर आते हैं वो शोभाराम कुमावत आते हैं। अब शोभाराम कुमावत की अगर बात करते हैं तो शोभाराम कुमावत का जन्म, ये अलवर के निवासी थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। अलवर में उनका जन्म हुआ था, अलवर निवासी। एक फैक्ट तो ये ध्यान रखना है, अलवर निवासी थे। दूसरा, ये अलवर प्रजामंडल में सक्रिय थे। अलवर प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता थे, अपने से कह सकते हैं अलवर प्रजामंडल में सक्रिय थे। और तीसरी बात इनका, अगर अपन समग्र अध्ययन को लेकर चल ही रहे हैं तो तीसरी बात इन्होंने क्या आता है कि जब राजस्थान का निर्माण हो जाता है उसके बाद में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, सहकारिता के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। सहकारिता अध्ययन हेतु एक समिति बनाई जाती है। उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है, और उस कमेटी का नाम है शोभाराम समिति या शोभाराम कमेटी। तो प्रश्न आ जाएगी भी शोभाराम कमेटी किससे रिलेटेड थी? तो सहकारिता के अध्ययन से रिलेटेड थी, और किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? शोभाराम की अध्यक्षता में बनाई गई थी। अध्यक्ष कौन थे? शोभाराम कुमावत। ये अपने को ध्यान में रखना है कि शोभाराम कुमावत के। और अब उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे, उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। उप प्रधानमंत्री, जो मत्स्य संघ था एक प्रकार का स्टेट था, उसमें उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे, और 2 बनाए गए थे। एक बनाया गया था गोपीलाल
यादव, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो गोपीलाल यादव है वो भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो 3 मार्च 1948 यानी कि 4 मार्च 1938 सॉरी 4 मार्च 1938 को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और इसका संस्थापक अध्यक्ष किसको बनाया गया? भरतपुर प्रजामंडल का 4 मार्च 1948 को संस्थापक अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है, गोपीलाल यादव को, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो उप प्रधानमंत्री 2 बनाए जाते हैं, एक तो गोपीलाल यादव जो 4 मार्च 1938 को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव थे। तो और दूसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाता है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये अपने को ध्यान में रखना है कि दूसरा जो उप प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इनको दूसरा जवाहरलाल भी कहते हैं, दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछे कि राजस्थान में दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसको कहते हैं, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये भरतपुर प्रजामंडल में सक्रिय थे। कहां पर सक्रिय थे? भरतपुर प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। सक्रिय कार्य करता थे। इनका जन्म है वो सोंथ मथुरा यूपी में आता है, यहाँ उनका जन्म हुआ था। और भरतपुर प्रजामंडल का जो महत्वपूर्ण सम्मेलन वगैरह भी सोंथ में कई हुए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये प्रथम चरण के बारे में अगर अपन पूरी बात करते हैं तो पूरा प्रथम चरण के बारे में अपन कह सकते हैं कि प्रथम चरण था मत्स्य संघ का गठन किया गया। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चारों को शामिल किया गया। एक ठिकाना शामिल किया गया, नीमराना ठिकाने को शामिल किया गया। और ये एक प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत जो 8% जो राजस्थान है उसके अंतर्गत पहला स्टेट ये बनाया गया था, जिसको अपन पहला राज्य कह सकते हैं। 18 मार्च 1948 को उसका गठन किया गया। उद्घाटन या इसका जो सिस्टम था वो गाडगिल फार्मूले के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसके अंतर्गत 4 रियासतें, एक ठिकाना शामिल हो गया। अब उसका जो राजधानी थी वो कौन सी बनाई गई थी? अलवर बनाई गई थी। राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह धौलपुर के थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। तो शोभाराम कुमावत क्या थे? अलवर के निवासी थे और अलवर प्रजामंडल में सक्रिय थे। और सहकारिता अध्ययन हेतु इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी, उसका नाम क्या था? शोभाराम कमेटी था। ये अपने को ध्यान में रखना है। 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, एक गोपीलाल यादव को बनाए गए। गोपीलाल यादव कौन थे? 4 मार्च 1938 को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्षों में थे, एक थे अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव थे। ठीक है। और दूसरा जो उप प्रधानमंत्री वो किसको बनाया जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया जाता है। इसको दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। और ये भरतपुर प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता थे और सोंथ मथुरा के निवासी थे और भरतपुर प्रजामंडल में इनका सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो ये प्रथम चरण जिसके अंतर्गत राजस्थान का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं दूसरे चरण। तो उससे आगे अगर बात करते हैं कि दूसरे चरण की, तो प्रथम चरण में राजनीतिक जागृति किस प्रकार से होती है? राजस्थान में जो शुरुआत होती है वो व्यवस्था की, राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो प्रथम चरण से होती है। और उसी चरण में उसका जो अगला चरण है वो राजस्थान में निर्माण में भी मान सकते हैं, या राजनीति की शुरुआत या राज व्यवस्था की शुरुआत का द्वितीय चरण अपन कह सकते हैं। दूसरा चरण अपने पास कौन सा हो जाएगा? दूसरा चरण। दूसरा चरण, तो दूसरा चरण के अंतर्गत अपन हमारे पास क्या आता है? पूर्व राजस्थान आता है। क्या आता है? पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्व राजस्थान की स्थापना होती है। कब होती है? 25 मार्च 1948
1948 को होती है। कब होती है? 25 मार्च 1948 को होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके अंतर्गत अपने पास क्या शामिल होता है? 9 रियासतें शामिल होती है। अपन कितनी रियासतें शामिल करते हैं? 9 रियासतें। द्वितीय चरण के अंतर्गत 9 रियासतें शामिल होती है। कौन कौन सी होती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़। तो ये अपन मान सकते हैं कि ये 3 उदयपुर संभाग की है। 8% उदयपुर संभाग के अंतर्गत आती है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। टोंक और किशनगढ़ ये अजमेर संभाग के अंतर्गत 8% आती है। और उसके बाद में अपने पास 3 हो जाती है कोटा संभाग की। कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो कितने रियासतें अपने पास शामिल? ये कितने 8%? ये कौन से संभाग में आती है? कोटा संभाग के अंतर्गत आती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कितनी रियासतें अपने पास शामिल हो जाती है? 9 रियासतें सम्मिलित हो जाती है। दूसरा जो चरण है वो पूर्व राजस्थान है, जिसके अंतर्गत 9 रियासतें और एक ठिकाना भी शामिल होता है। एक ठिकाना, एक ठिकाना भी शामिल होता है। वो कौन सा ठिकाना है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। तो एक ठिकाना भी सम्मिलित हो जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रथम चरण के अपने पास 4 रियासतें और एक ठिकाना। द्वितीय चरण जिसको अपन क्या नाम देंगे? पूर्व राजस्थान नाम देंगे। कब? 25 मार्च 1948 को। 3 रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जिसको अपन उदयपुर संभाग के अंतर्गत ले सकते हैं। शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोंक और किशनगढ़ 8% अजमेर संभाग के अंतर्गत आती है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना कुशलगढ़ बांसवाड़ा का ये सम्मिलित होते हैं। किसमें? कौन सा चरण है? पूर्व राजस्थान दूसरा चरण है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके अंतर्गत किसको क्या बनाया जाता है? तो राजनीति के अंतर्गत अगर बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी बनाई जाती है? ये एक प्रकार से राजस्थान का जो वर्तमान क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये दूसरा स्टेट बनाया गया था, दूसरा राज्य बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया जाता है? कोटा को बनाई जाती है। राजधानी किसको बनाई जाती है? कोटा को। राज प्रमुख बनाया जाता है कोटा के महाराजा भीम सिंह को। इसको बनाया जाता है? भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। उप राज प्रमुख किसको बनाया जाता है? उपराज प्रमुख बनाया जाता है महारावल। जैसे मेवाड़ रियासत के जो राजा थे उनको महाराणा कहा जाता था, और उसी प्रकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो राजा थे वो महारावल कहलाते थे। तो महारावल लक्ष्मण सिंह को बनाया जाता है। लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के थे, डूंगरपुर के राजा थे महारावल। लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया जाता है? उपराज प्रमुख बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रोफेसर गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये पॉलिटिकल रूप से जो उभर कर आते हैं, गोकुललाल असावा के बारे में अगर बात करते हैं तो इनका जन्म है वो 2 अक्टूबर 1901 को होता है। जन्म कब होता है इसका? इनका गोकुललाल असावा का जन्म 2 अक्टूबर 1901 को। कहाँ पर होता है? देवली। देवली एक सैनिक छावनी भी थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, उसमें एक देवली भी थी। देवली टोंक, देवली टोंक के अंतर्गत इनका जन्म होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये इनके बारे में और खासियत क्या है कि ये 1945 में शाहपुरा
प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपना उत्तरदायी शासन है, और जो प्रजामंडल का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी थे, देशभक्त थे और जन जागृति पैदा करने वाले समाज सुधारक, ये सब गुण किसमें थे? गोकुललाल असावा के अंतर्गत थे। और 1981 में इनका निधन हो गया था, 1981 में निधन। ये दूसरे चरण के अंतर्गत अपन ने मुख्य बातें कर ली कि दूसरे चरण का नाम क्या है। राजस्थान की जो विधानसभा, जिसको अंतर्गत विधानमंडल के बारे में अपन लेके चल रहे थे, 2 अनुच्छेद की बात की, प्रथम चरण के बारे में बात की, द्वितीय चरण के बारे में राजस्थान में बात की। तो पूर्व राजस्थान द्वितीय चरण को कहते हैं। 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ। 9 रियासतें शामिल की गई, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ 3 तो ये हो गई, शाहपुरा, टोंक और किशनगढ़ 3 ये हो गई, और कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 ये हो गई। 9 रियासतें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है, और एक ठिकाना शामिल किया जाता है, कुशलगढ़ ठिकाना, जो कि बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान में। और इसके अंतर्गत राजधानी किसको बनाई जाती है? कोटा को बनाई जाती है। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया जाता है, उपराज प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को बनाया जाता है, और प्रधानमंत्री प्रोफेसर गोकुललाल असावा को बनाया जाता है, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के अंतर्गत शामिल है। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1901 को देवली टोंक में होता है। 1945 में शाहपुरा प्रजामंडल के ये अध्यक्ष रहे थे, और 1981 में इनका निधन हो जाता है। ये मुख्य जानकारी अपन राजनीति से जो संबंधित थी वो ले ली जाती है। अब अगला जो तृतीय चरण है, उसके अंतर्गत सिर्फ उदयपुर शामिल हो जाता है, और प्रधानमंत्री और ये राजधानी वगैरह ये बदल जाती है। और जो चौथा चरण के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि 30 मार्च 1949 को किसके अंतर्गत क्या शामिल हो जाता है? राजस्थान, वृद्ध राजस्थान का निर्माण हो जाता है। तो अगली क्लास के अंतर्गत आपको आगे अपन अध्ययन करेंगे तीसरा चरण, और तीसरा चरण के बाद में अपन उसका जो है फिर अगला चरण, चौथा चरण अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। और फिर उसके अंतर्गत अपन ने जो थे प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन कर चुके। अब न्याय व्यवस्था के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आरपीएससी का अध्यक्ष किसे था कौन, और फिर उसमें क्या क्या स्थिति, उनके समय में क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो सब अपन अगली क्लास के अंतर्गत शामिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।